वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। हम लोगों ने लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर खत्म कर दिए थे। अभी नया शुरू होगा, वो होगा इंडियन पार्लियामेंट, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस। इससे पहले हम आगे बढ़े। अभी 3 दिन विजिट थी, पर्सनली दृष्टि में भी थी, विजन में भी, न्यू दिल्ली अभी हम आए, आज ही मॉर्निंग में आए थे लखनऊ में से। तो एक सजेशन मेरा ये है सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले कि अभी से प्रीलिम तो क्लियर हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ये बात, लेकिन ऑप्शनल क्या लेंगे वो अभी से क्लियर कर लेंगे। आपका एम प्रीलिम क्लियर करना नहीं है, आपका एम है IAS क्लियर करना, ठीक है। ऑप्शनल जो सोचेंगे आप, हर चीज़ का मटेरियल दिल्ली में अवेलेबल है। इवन जो अभी इस साल की श्रुति शर्मा टॉपर थी, उनके हैंड रिटन नोट्स मार्केट में अवेलेबल है। अब आप समझ लीजिए कि, लेकिन अब केवल अगर आप लोग मेरिट में नहीं आते, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वालिफाइंग, पास सब हो जाते हैं, लेकिन क्या फैक्टर क्या है कि उसमें मेरिट में आना होता है। तो स्टिल अगर इस सब मटेरियल के बाद, वीडियोस के बाद, इतना सब कुछ मार्केट में अवेलेबल होने के बाद अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो हम जो मानते हैं वो ये है, कहीं ना कहीं आपके पार्ट पे लैकिंग है। हिंदी में कहें तो कि आपकी असफलता ये सिद्ध करेगी कि आपने सफलता का पूरा प्रयत्न नहीं किया, ठीक है। तो जो भी होगा, आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर सपोर्ट। आपका ऑप्शनल कुछ भी हो, दिल्ली में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आपके एफर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। हम पढ़ाएंगे आपको इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में 3 चीज़ें होती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। इन तीनों के लिए हमें चार क्लासेस मिली हैं। कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं प्रेसिडेंट से आते हैं, ज़्यादा लेंदी भी है और थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज है इसकी। लोकसभा राज्यसभा मैक्सिमम चीज़ें आप जानते भी हैं, लेकिन फुल पोर्शन जो सिविल सर्विसेज के लिए इंडियन पॉलिटी में दिया हुआ है, आई विल कवर अप मैक्स, मतलब 100%, नॉट मैक्सिमम, ठीक। तो आ जाइए, सबसे पहले क्या चीज़ है इंडियन पार्लियामेंट में? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। हम शुरू करते हैं प्रेसिडेंट। ये कलर देखते हैं क्या हुआ इसमें, अच्छा कौन सा है ये? अच्छा ये गलत किया मैंने इसमें। ये चलेगा? प्रेसिडेंट पॉलिटिकल साइंस के हमने मेंस के भी नोट्स देखे थे, और एक बता दें, दृष्टि IAS या जो भी वहाँ पे चल रही हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री PCM में अगर देते तो केमिस्ट्री का पिछले 2 साल से अच्छा रिकॉर्ड चल रहा है। उसका रीज़न है, मैं रीज़न बताता हूँ, ऐसे नहीं, इट्स नॉट इज माई सब्जेक्ट। मैं जब आपको पढ़ाता हूँ तो मुझे आप कितने भी क्वालिफाइड हैं, मैं माइंड में ये भूल जाता हूँ आप कितने क्वालिफाइड हैं या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। हिस्ट्री में एक्चुअली 3 पोर्शन है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। और ठीक है, एंशिएंट कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन मगध रटना पड़ेगा। मेडिवल है, इसका लेंदी भी है, डेट्स वगैरह ज़्यादा है, उसमें बहुत कुछ है, कल्चर वगैरह सब कुछ कवर करना पड़ेगा। और मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसमें भी कम नहीं है। एक्चुअली अब दोनों में मैंने क्यों कहा, आज की पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री बन जाएगी, आज की पॉलिटिक्स का हिस्ट्री है। पॉलिटिकल साइंस में सिलेबस लिमिटेड है, इसीलिए अब पता नहीं, लेकिन पहले ये होता था हिस्ट्री में 2 पार्ट होते थे, PG 2 सब्जेक्ट में, एक MA हिस्ट्री, एक एंशिएंट हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री से मेरे जो कोलीग्स थे, हमने बनाया था IAS स्टडी सर्कल, चेन्नई में थे हम, तो एंशिएंट हिस्ट्री और एक लैंग्वेज के साथ में आराम से क्वालिफाई कर रहे थे। जैसे कस्टम ऑफिसर है ग्रुप B में, आराम से क्वालिफाई कर रहे थे। तो एंशिएंट हिस्ट्री इसलिए अच्छी लगती है मुझे। अगर मुझसे आप पूछोगे एंशिएंट हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइकोलॉजी,
एंथ्रोपोलॉजी, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इसमें चेंज नहीं होगा, एंशिएंट हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होगी, तो सिलेबस लिमिटेड है। इसी तरह आपने देखा होगा पॉलिटिकल साइंस में 3 सब्जेक्ट में एमए होता है, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है मालूम है 3rd ईयर में पेपर होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा होता है इंटरनेशनल लॉ, तीनों में एमए होता है, यहाँ पर नहीं है। जैसे मैंने आई कंप्लीटेड माई एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एमए पॉलिटिकल साइंस, और दोनों डिग्री बाहर की, एक हैदराबाद से एमए किया है, एक चेन्नई से किया है पॉलिटिकल साइंस की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ है नहीं, हमने सोचा अच्छा स्कोप मिलेगा, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन पीसीएस हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्लियर किया। तो पॉलिटिकल साइंस में दूसरा इजी ये है कि मैक्सिमम चीज़ें आप जनरल जानते हैं, क्योंकि हर घर में पॉलिटिक्स है। कोई कहे चाहे धार्मिक नेता हो या रिलीजियस लीडर हो, पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करता हूँ, गलत बोलता है। जो वोट डालता है वो पॉलिटिक्स में विश्वास करता है, किसी न किसी पार्टी को वोट डाल करता है, एंड इज पॉलिटिशियन। डेमोक्रेसी में कोई ये नहीं कह सकता मैं पॉलिटिक्स में नहीं, एवरीबडी इज इन पॉलिटिक्स, सही है। तो इजी रहता है, क्यों? उसे ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अगर इन दोनों में बात कर रहे तो आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सब्जेक्ट, लेकिन उसके सिलेबस के हिसाब से मैं देखता हूँ। जैसे कभी कभी आता है कि पॉलिटिकल साइंस साइंस है या नहीं। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें डाटा या आर्टिकल आपको पता है, मुझे लगता है 2/3 चैप्टर सब आपके कवर हो जाएंगे, और वो इजी है, ट्रिक्स होती है। जैसे मैथ की ट्रिक्स, रीजनिंग की सब अपने अपने हिसाब से जानते हैं, तो अलग। अब कहोगे साइकोलॉजी है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी में हमेशा प्रमोट करता हूँ, एंथ्रोपोलॉजी आप लीजिए, आधे से ज़्यादा मानव विज्ञान जानते हैं, अभी भी डिस्कशन होता है, तो वो भी इजी है, वो दैट इज पार्ट ऑफ द सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में भी एमए कर सकते हैं, पॉलिटिकल इसमें एंथ्रोपोलॉजी में भी एमए कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे नहीं है। हमारे एमजीपी रोहतक यूनिवर्सिटी में सोर्सेज आर लिमिटेड, बहुत से सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको इन्हीं में से चुनना पड़ेगा। अगर घर में सलाद बनाना है, मार्केट में टमाटर और चुकंदर और सब चीज़ें लास्ट में रह गए सलाद को, तो वो खरीदना ही पड़ेगी, वही खरीदना पड़ेगे, क्योंकि आपको प्रेजेंट करना है दूसरे मेहमान आ रहे, इस लाइक दैट। तो यू डोंट हैव चॉइस। लेकिन अगर आप ब्रॉड वे में जाओगे तो मटेरियल हर चीज़ का अवेलेबल है मार्केट, ठीक है, समझ में आया? चलो, कमिंग टू प्रेसिडेंट। एक्चुअली प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव, यही है ना, कार्यपालिका होता है। और कोई भी होता है कार्यपालिका? कौन कौन आता है कार्यपालिका में? क्या खाली प्रेसिडेंट? ये क्वेश्चन आज हम वो पढ़ाएंगे, हम भी रेफर करके आए हैं सिविल सर्विसेज के हिसाब से, जो आते हैं स्पेशली, पूरा बंच है मेरे पास। तो क्या जैसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं कार्यपालिका, प्रेसिडेंट को कहते हैं, है ना? क्या और कोई भी होते हैं? बताइए, क्या उपराष्ट्रपति आता है उसमें? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास जी, नोट कर लीजिए कार्यपालिका में कौन कौन आता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और मंत्री, ये कहलाता है कार्यपालिका। हिंदी के बच्चे जो व्यवस्थापिका किसे कहते हैं? लेजिस्लेचर, है ना? क्यों आप लोग तो ये है नहीं पॉलिटिकल साइंस में? 3 चीजें होती है ना, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका किसे कहते हैं? जो कानून बनाता है। कौन बनाता है? कैबिनेट स्पेशली। अब कैबिनेट क्यों बनाती है? जो मंत्री, आपको पता है हर एक विभाग होता है, हर एक का, जैसे उद्योग का अलग है, वित्त का अलग है, गृह का अलग है, इनके सबके मंत्री हैं। अगर आपको कोई काम कराना है, अगर आपको कोई काम कराना है, आप किसे बताओगे? अपने एमपी को बताओगे, एमपी उस कंसर्न मंत्री को बताएगा। यही तो प्रोसीजर है ना। तो वो विभाग में कितना पैसा कहाँ आवंटित हुआ वो डिसाइड करेगा। इसीलिए उन्हें कहते हैं व्यवस्थापिका, कि हमें उद्योग की कितना व्यवस्था करना है, शिक्षा की व्यवस्था क्या करना है। आगे समझ में मीनिंग बता रहा हूँ, व्यवस्थापिका का मीनिंग क्यों रखा गया है, कि किसकी व्यवस्था करना है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, और ये हमें रक्षा की, या और अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनकी, ठीक, वो चीज़ होगी। तो आप ये जैसे आ गया क्वेश्चन एमसीक्यू के एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका में क्या क्या आते हैं, तो ये सब आते हैं। क्या क्या? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर, प्लस एक और नाम ऐड करिए, एजीआई, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी उसी में आता है, ये मिस मत करिए।
ऑफ इंडिया, AGI बोलते हैं। एक बहुत अच्छी बुक है जो आजकल सिविल सर्विसेज वाले पढ़ते हैं, DD बासु की, दुर्गादास बासु। उन्होंने क्या किया, भारतीय, ये जनरल पॉइंट बता रहे हैं, अभी प्रेसिडेंट शुरू नहीं हुआ, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो संसद है वो अमेरिका से न्यायपालिका से ज़्यादा प्रभावित है और ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमारी संसद ज़्यादा प्रभावित है। तो ये क्या है, ये दो चीज़ों का अमलगमेशन या मिश्रण है। किस चीज़ का? अमेरिका की न्यायपालिका का और ब्रिटिश की संसद का। क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे प्रेसिडेंट की क्या पोजीशन है, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है। अब बाकी सब चीज़ छोड़ दीजिए, पता है आपको कैसे होता है इलेक्ट प्रेसिडेंट? क्या? हाँ, लेकिन अब आपको और डीपली उससे जाना पड़ेगा, उससे और डीप जाना पड़ेगा। हमें सिर्फ जनरल पता है कि ये लोग चुने जाते हैं। एक और डॉक्टर अंबेडकर ने, एक चीज़ और आएगी आपके एग्जाम्स में, कोटेशंस आते हैं सिंगल लाइन के, किसने क्या कहा है। दो कोटेशन में इंपॉर्टेंट लाए हूँ, अक्सर आते हैं, वो आप नोट कर लीजिए दोनों, सेंस भी समझ सकते हैं उसका। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, हमारे राष्ट्रपति की वही स्थिति है हमारे राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो कि इंग्लैंड के संविधान में वहाँ के सम्राट की है। वो राज्य का प्रधान तो है लेकिन कार्यपालिका का नहीं है। वो राज्य का प्रधान तो है, बताएंगे इसका मीनिंग भी, लेकिन कार्यपालिका का प्रधान नहीं है। और इसी में लिखिए, वह राष्ट्र का प्रतिनिधि तो है, वह राष्ट्र का, ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंट्री बट ही इज नॉट द रूलर, लेकिन वो शासक नहीं है। गॉट इट? समझ में आया? अब ये क्या कह रहा है, पहला पार्ट क्या है इसका, कि वह, आप बताइए, गिर जाने दीजिए, हाँ गिर जाने दीजिए, बताइए क्या कह रहा है, जल्दी बताइए। वो संविधान का जो हाँ, राज्य का सम्राट के नाम तो है, लेकिन लेकिन कार्यपालिका का अध्यक्ष नहीं है। सुन लीजिए, ब्रिटिश में जो सम्राट है वो सम्राट के हिसाब से वहाँ की कैबिनेट काम करता है। यहाँ कार्यपालिका हमने बताया कौन कौन, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री। तो जो कार्यपालिका है, कार्य करवाने वाले लोग हैं, पाल जैसे ना, पाल, द्वारपाल, मतलब द्वार पे खड़े रखवाली कर। तो जो कार्य करने वाले लोग हैं वो कौन है, हमने बताया कौन है, मंत्री, अभी बताया था। तो जो कार्य करवाने वाले हैं यहाँ पर कौन है, मंत्रिमंडल, जिसे हम कहते हैं कैबिनेट। उसमें भी कौन, जो कैबिनेट में हैं, और नीचे दो मंत्री और होते हैं, एक होते हैं राज्य मंत्री और दूसरे होते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो कार्यपालिका में कौन है, कैबिनेट। इसका मतलब राष्ट्रपति कार्यपालिका में है लेकिन ब्रिटिश के सम्राट की तरह नहीं है। ब्रिटिश के सम्राट ने अगर कोई चीज़ डिलीट कर दी, ये नहीं होगा तो वो मना कर देंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ओवर रूल कर जाती कैबिनेट। क्यों? कब कैबिनेट के पास में अमलगमेशन क्यों है, मिश्रण क्यों है? अगर कैबिनेट चाहे, संसद चाहे तो राष्ट्रपति को हटा सकती है। मतलब एक दूसरे से ऐसे जैसे ताश का पत्ता एक हटाया तो पूरा निर्माण जो है ध्वस्त हो जाएगा, इस तरह से। अगला इसमें क्या है, अगला सेंटेंस जो बताया था कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधि है, ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंट्री बट ही इज नॉट द रूलर। शासक नहीं है। देखिए, जैसे कोई बात हो, आप कहोगे कि डिफेंस आर्मी ने भी फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस, CRPF वगैरह, ये सब CISF, BSF और सीमा सुरक्षा बल, ये सब उसके अंदर में आती है, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। अब सुनिए, इन सब के लिए कौन है, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। तो उसके हाथ में पावर कहाँ है? अगर राष्ट्रपति मालिक है तो डिफेंस मिनिस्टर का क्या कर्तव्य है?
रक्षा मंत्री उसके अंडर में आती है सब फोर्स। तो वो रूलर नहीं है लेकिन देश को रिप्रेजेंट करता है, ये अंतर है। मतलब जैसे इसीलिए कहते हैं कि ही इज पपेट, कठपुतली जिसे बोलते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस एक जवाहरलाल नेहरू को और देखिए, देन वी गो ऑन थ्योरी पार्ट। राष्ट्रपति का पद उच्च सत्ता एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक है। उच्च पद या प्रतिष्ठा का प्रतीक है, लेकिन वास्तविक शक्ति नहीं है उसके पास, वास्तविक शक्ति नहीं, रियल पावर्स जो होती है। यहाँ पे रियल पावर का एक और समझ में आ जाएगा। जैसे कभी कभी होता है ना, राज्यपाल के पास स्वविवेक शक्तियाँ होती हैं, अपने मर्जी से फैसले दे सकता है ना, लेकिन इनके पास रियल पावर नहीं है। अगर 2 बार कोई बिल चला गया तो राष्ट्रपति को उस पर स्टैंप लगाना ही लगाना है। तो रियल पावर हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी में कैबिनेट के पास रहती है। क्या होती है? वास्तविक पावर किसके पास है? कैबिनेट के पास। और कैबिनेट अब देखो, दूसरा आप कहोगे संसद के पास है नहीं, कैबिनेट उत्तरदायी रहती है संसद के प्रति। अगर संसद चाहे तो किसी मंत्री को भी हटा सकती है अगर उसके ऊपर कोई अपराध बोध है तो। ठीक, तो ये सब चीज़ों का मिश्रण है। ठीक, समझ में आया दोनों कोटेशन? गॉट इट? कि क्या पोजीशन है प्रेसिडेंट की? इट इज एक्सप्लेन बाय जवाहरलाल नेहरू एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्वालिफिकेशन लिखिए इनकी, ये भी इसमें से 1-2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट। जैसे ही शुड बी ऑफ द एज ऑफ 35, उसके वो 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, थर्ड पॉइंट है इसी का कि वह संसद के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगला है, इसमें एक्सप्लेन कर देंगे, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो। इसमें क्या है, इसमें एक थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हम बता रहे हैं आपके लिए। जैसे उन्होंने कहा किसी भी भारत सरकार के किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो। अब जैसे बात चल रही है मोहम्मद आरिफ खान की, ही इज गवर्नर ऑफ कर्नाटका, उन्हें सैलरी मिल रही है और प्रेसिडेंट के लिए नाम चल रहा है। क्या वो राष्ट्रपति तो लाभ का पद तो है ही उनके पास, तो उनके लिए कैसे नाम चला दिया? तो वो तो सभी के लिए, तो फिर ये पॉइंट का मतलब क्या है? लाभ का पद नहीं होना चाहिए ना। अब हम बता इन सब चीज़ों में राज्यपाल, लिखिए क्या क्या छूट है इनके लिए, कौन कौन से पद। अच्छा, MLA MP हो तो चलिए, मुर्मू क्या है? अब दूसरी तरफ ले लीजिए, क्या है वो भी पता है आपको? जो दूसरी कैंडिडेट बीजेपी की हैं वो क्या है मालूम है आपको? कहीं है क्या? हैं? वो भी हैं क्या? MLA MP अगर कोई प्रपोज किया जाए बन सकता है नहीं बन सकता? जो भी है वो भी तो राज्यपाल थे। नहीं, वो हम नई तरह से बता रहे हैं, बात सही है। इसमें लाभ का पद वो होता है जो सरकार की नौकरी से संबंधित है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या रखना है इसमें, संवैधानिक पद हैं ये, इसलिए ये उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। मंत्री भी नहीं आते हैं, मिनिस्टर को भी, ये चीज इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बीच में, ये डिफरेंस होता है। अगर कोई डाउट हो पूछ लीजिए बीच में, गॉट इट? अब कौन कौन से पद हैं वो लिख लीजिए आप। आसीन ना हो जिसमें से, देखिए
सरकार के अधीन कुछ पद ऐसे भी हैं जिन पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होता है। ये लिखिए, जैसे राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति इसमें क्यों आया? क्योंकि अगर कोई राष्ट्रपति है, आप नया नॉमिनेट कर रहे हो, तो वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, इसलिए इसमें ऐड किया है। गॉट इट? आप कहोगे राष्ट्रपति का चुनाव क्यों? तो राष्ट्रपति भी इंक्लूडिंग, जैसा कहते हैं आपकी एज कभी मांगते हैं फॉर्म में कि इंक्लूडिंग 1 जुलाई, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये भी नहीं आता है लाभ के पद में। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या केंद्रीय व राज्य सरकारों के मंत्री। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र या राज्यों के मंत्री। गॉट इट? ये रट लीजिएगा, ये शब्द ये रट लीजिए। 5वां पॉइंट इसका है, क्या योग्यता है? देखिए, राष्ट्रपति किसी भी राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति किसी भी राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, या संसद का सदस्य नहीं हो सकता, या संसद का सदस्य नहीं हो सकता। ये जो 4th पॉइंट हमने बताया था, इससे पता चलता है केवल मंत्री हो सकते हैं, चाहे विधानसभा का और संसद का सदस्य या राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य राष्ट्रपति के लिए नहीं जा सकता। ये 4था पॉइंट है ना, मंत्री केंद्र या राज्य सरकार के। इसका मतलब ये है कि संसद या राज्य विधानमंडल, विधानसभा या परिषद, ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ये चीजें समझ में आ गई। हाँ बताइए। मंत्री हो सकता है, सांसद नहीं हो सकता। क्यों? ये भी हम बता दें। अच्छा है, असल में डिटेल की चीज़ है, क्योंकि मंत्री जो है गवर्नमेंट की पोस्ट है, संसद गवर्नमेंट की पोस्ट नहीं है। मेंबर, मिनिस्टर, भाई आपको पता है कि क्या हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तिरंगा झंडा लगा के चलता है? मंत्री चलता है। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि प्रधानमंत्री के अंदर इतने इतने मंत्री होंगे, इसलिए मिनिस्टरशिप इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये संवैधानिक पोस्ट है। आप वो तो समझ में, ये डीप गॉट इट, समझ में आ रहा है? नहीं इस चाहे राष्ट्रपति बन सकते हैं। हाँ क्यों नहीं? हाँ अमित शाह ही क्यों, जितने भी हैं सभी बन सकते हैं जो हमने लिखवाए हैं। अमित शाह ने यहाँ पे आप हमारे मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं लिया आपने? ये भी तो मंत्री हैं, विधानसभा भी तो आती है उसी। ठीक है, गॉट इट? इतना ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। ठीक, अगला इसी में 5th पॉइंट है। कौन सा 5th पॉइंट है? राज्यपाल अपने कार्यकाल में और राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में दोनों ही अन्य किसी लाभ के पद पर या अन्य किसी लाभ के पद को ग्रहण नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये है नहीं, खाली ये नहीं कि लाभ का पद। इसमें क्या है, जैसे मान लो कोई ऑटोनोमस बॉडी है, उसका उनका अपना कॉलेज है, कहीं मेडिकल वो मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हों, वो नहीं बन सकते, चाहे उनका खुद का क्यों ना हो। मैनेजिंग डायरेक्टर या किसी कॉलेज के कहते हैं अध्यक्ष या कुछ इस तरह का कोई भी पद नहीं ले सकते। अगर वो प्रेसिडेंट या गवर्नर हैं तो केवल और केवल सिंगल हैंडेडली वही पद पर बने रहेंगे, दूसरा कोई पद नहीं ले सकते। अब आप कहोगे कि बिना सैलरी का ले सकते हैं क्या? ये कौन गारंटी देगा कि हाँ, ये कौन गारंटी देगा कि सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है? गॉट इट? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग ये चीज़ें आपको डीपली सोचना है कि ये कौन गारंटी देगा कि सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो कोई भी पद का मतलब चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक सेक्टर का हो, गवर्नमेंट का हो। पब्लिक सेक्टर समझते हैं, मान लो कल को टाटा या एयरपोर्ट, पहले वो AAI थी,
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी, इस तरह की किसी भी पद पर वो कहें, या कोई ये कहे कि हमारा अपना कॉलेज है, 4-5 यूनिवर्सिटी चल रही हैं, हम उसके वाइस चांसलर बन जाए, नो, यू कैन नॉट। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सर गवर्नर स्टेट का बीसी चांसलर होते हैं, लाभ का पद नहीं है। वाइस चांसलर लाभ का पद है, सैलरी मिलती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। वाइस चांसलर प्रमोट होकर जब जाएगा तो वो सब सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। इसीलिए वाइस चांसलर गवर्नर प्रेसिडेंट नहीं नियुक्त करता है, गवर्नर प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। हम लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, है ना। अब ऐसे क्या है, अब आप कहोगे जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हैं, ही वाज IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे। अभी तक कोई भी ऐसा IFS नहीं बना। ही इज द फर्स्ट पर्सन हु हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड कि पहली बार कोई IFS विदेश मंत्री बना, पहली बार कोई NSG का चीफ, अजीत डोभाल, कैबिनेट का दर्जा दिया गया। ये दोनों आपको याद रखना है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। तो वाइस चांसलर है, बट ही चांसलर एज ए अपॉइंटमेंट, उसका एज ए चांसलर नहीं हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ एज ए गवर्नर। चांसलर तो बाई चांस में वो पोस्ट मिली हुई है। ही इज चांसलर ऑफ नॉट वन यूनिवर्सिटी, ही इज चांसलर ऑफ ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी। तो ऐसे तो प्रेसिडेंट भी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर एक तरह से हैं, बट इट इज नॉट ए, बट ही इज ड्राइंग द पेमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर इज ड्राइंग द पेमेंट ऑफ गवर्नरशिप, नॉट ऑफ वाइस चांसलर। वाइस चांसलर या चांसलर, वाइस चांसलर का प्रोफेसर या जो भी है उसकी अलग है। ठीक, ये अच्छा है क्रॉस क्वेश्चन करना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे सिविल सर्विस। वेतन भत्ते ये बताएंगे। वेतन भत्ते अभी जैसे आपको पता है, हम लोगों की ग्रेड पे सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा पेमेंट किसे मिलता है उसमें, सरकारी नौकरी में। आप बताइए, नाम बताइए। आई डोंट वांट टू लिसन और ये सब हवा हवाई है। IAS सैलरी मैंने पूछा कौन? चीफ सेक्रेटरी। हाँ, मुख्य सचिव। लास्ट पोस्ट क्या है IAS की? मुख्य सचिव। उसकी हाईएस्ट सैलरी है। तो अभी जो पे कमीशन आया था उसमें 2,25,000 थी उनकी टोटल, और इसके बाद सैलरी के बाद भत्ते बहुत होते हैं। अभी जो भी है, तो अभी सैलरी प्रेसिडेंट की 5 लाख है, ठीक है। बाकी डिटेल्स में 2008 में कितनी बड़ी वो बहुत है। इसके अलावा उनके एक्सपायर होने के, रिटायरमेंट के बाद भी अटेंडेंट मिलता है, 30,000 रुपये सभी मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, बंगला मिलता है। इसे कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। क्या बोलते हैं? भत्ते या बियरनेस अलाउंस वगैरह सब मिलता है, वो सब मिलता है, क्योंकि डिफेंस में काउंट हो जाता है ना वो, डिफेंस में, तो वो सब भत्ते मिलते हैं। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद, और उसके बाद मिसिस को भी उनके पेंशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो होती है उसकी 50% हो, जो अकॉर्डिंग टू रूल। एक्चुअली ये फिक्स इसलिए नहीं है, इट इज़ ऑलवेज चेंजेज अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ पे कमीशन। जो वित्त आयोग आता है उनके हिसाब से चेंज होता रहता है। शुरू में तो आप कहोगे 25,000 थी 84, 85 में, लेकिन 25,000 बहुत मायने रखते थे उस टाइम, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कार्यकाल या सॉरी टेन्योर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन 3 चीजें देखिए, एक तो मृत्यु होने पर, दूसरा महाअभियोग लगाने पर, इम्पीचमेंट जिसे बोलते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम? पूछ लेना, कोई शब्द नहीं आए, ठीक है। तीसरा लिखिए त्याग पत्र देने पर। इन तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों कारणों से इफ एनी प्रेसिडेंट इज अनसीटेड, उसे पदच्युत कर दिया जाता है। मान लो 2.5 साल का टेन्योर हो गया या 2 वर्ष का टेन्योर हो गया है, तो क्या राष्ट्रपति बचे हुए टेन्योर के लिए इलेक्ट होगा? नहीं,
अब जो इलेक्शन होगा, नहीं बाई इलेक्शन नहीं होंगे। बाई इलेक्शन तब होते हैं जैसे एमएलए एमपी, कोई भी जैसे एमएलए था एमपी बन गया तो बाई इलेक्शन होंगे, या बीच में कोई एक्सपायर कर जाता है। लेकिन बाई इलेक्शन में के बची हुई टर्म के लिए होते हैं एमएलए। जब लोकसभा या राज्यसभा के इलेक्शन होंगे तो दोबारा होंगे। मालूम है? नहीं है तो नोट कर लीजिए कि अगर 2.5 वर्ष बाद कोई एक्सपायर कर जाता है और तो उसे 6 महीने के अंदर दोबारा उपचुनाव होने के बाद बचे हुए पीरियड जो बचेगा, जो भी 2 वर्ष प्लस मंथ, वो उस पीरियड के लिए होगा। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए त्यागपत्र मतलब रिजाइन, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट प्लस एक्सपायर हो जाता है, तो जो अगला प्रेसिडेंट होगा वो 5 इयर्स के लिए ही होगा। गॉट इट? ये एक्सपायर होना हो जाए फिर भी 5 इयर्स, ये इसीलिए तीनों चीजें बताएं। यही बताना है, कहीं आप पिक गलत लगा कर आ गए तो एक एमसीक्यू खराब हो जाएगा। और कुछ डीपली चीजें इसकी नहीं, एक फाउंडेशन तो एमएलए एमपी की भी नहीं है। अभी मेट्रो मैन का नाम सुना है? श्रीधर कौन है बताओ? मेट्रो मैन श्रीधरन, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। कहाँ से, किस पार्टी से, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से? कोयम्बटूर ऊटी का नाम सुना है? उसके बराबर का डिस्ट्रिक्ट है पालघाट। आई हैड सीन दैट डिस्ट्रिक्ट। वहाँ से इलेक्शन लड़ा नहीं, तमिलनाडु और बॉर्डर है केरल का, वहाँ से इलेक्शन लड़ा और हार गए थे। एंड ही इज 92, एज लिमिट नहीं है। सही है? तो इनकी कोई एज लिमिट नहीं है। शर्त अगर ऐसा होता तो उसमें लिख देते ना 35 से इतने एज के बीच होना चाहिए एज लिमिट आप लोगों के लिए, रिटायरमेंट के लिए। नेक्स्ट देखिए, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए अथवा त्यागपत्र दे, त्यागपत्र किसे देगा? हैं? उपराष्ट्रपति को। एक चीज और इसमें ध्यान रखिए, सुनिए और नोट कर लीजिएगा। जैसे ही राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ये उपराष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वो तुरंत लोकसभा स्पीकर को इसकी सूचना दे। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि इफ प्रेसिडेंट रिजाइंस या प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू वाइस प्रेसिडेंट टू whom he should इन्फॉर्म क्यों? लोकसभा। भले ही पता तो उन्हें भी चलता है, राष्ट्रपति जब एक्सपायर करेंगे तो किसे नहीं पता चलेगा, लेकिन ये ऑफिशियली आपको पता होना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन कि किसे वो इन्फॉर्म करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। और इन केस बीमार हैं, राष्ट्रपति बीमार है, कौन कार्यवाहक अध्यक्ष रहेगा? राष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट विदेश चले गए, फिर कौन? सीजीआई। कौन बनेगा राष्ट्रपति? सीजीआई भी नहीं है। कोई सीनियर हाँ, इतना पता है। चलो, ये कब आया? पहले क्या था, इसका कोई प्रोविजन नहीं था। उसमें हमारे संविधान में एक क्लॉज है कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपना कार्य निर्वहन में अगर कोई अड़चन या परेशानी आती है तो संसद, ध्यान से देखिए, संसद इसका अरेंजमेंट करती है। कौन करती है? संसद के नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन हो, ये संविधान में लिखा है। इसलिए संविधान में 70वां जो संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, ठीक है, ये हुआ था 1969 में। संसद ने एक प्रोविजन किया था, पहले नहीं था ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है। तो 70th अमेंडमेंट जो था
उसके अनुसार जो 1969 में हुआ था, उसके अनुसार संसद ने प्रोविजन किया था कि यदि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति अपना बाहर गए हैं या बीमार हैं, तो ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का ज्येष्ठ जज जो है, सीनियर जज जो है, वो राष्ट्रपति का पद धारण करेगा और उस टाइम उसके वेतन भत्ते और जो फैसिलिटीज हैं वो राष्ट्रपति की मिलेंगी, ना कि सीनियर मोस्ट या सीजीआई की। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसलिए बताया था। ठीक, नेक्स्ट लिखिए। और अब एक चीज और बताइए आप, अब उपराष्ट्रपति नहीं है तो राज्यसभा में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। राज्यसभा का कार्यभार कौन देखेगा फिर? उपसभापति। हाँ, जो सेकंड उपसभापति, लेकिन वो उपराष्ट्रपति के पद का भत्ते नहीं मिलेंगे उसे। देखिए यहाँ पे ये समझना है आपको कि यहाँ पे सीजीआई नियुक्त हुए तो उन्हें वेतन भत्ते राष्ट्रपति के मिल रहे हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की जगह जो उपसभापति ने ली है, क्योंकि सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट कह जाता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर उपसभापति को वाइस प्रेसिडेंट के भत्ते नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा होता, वाइस प्रेसिडेंट के भत्ते मिलते, तो सीजीआई को राष्ट्रपति नियुक्त करने की जरूरत क्या थी फिर? तो बात सही है, फिर तो किसे दे सकते थे? उपसभापति को। वाइस प्रेसिडेंट की जगह हो गई, वाइस प्रेसिडेंट तो बने हुए हैं, तो राष्ट्रपति की जगह लो, सीजीआई से मतलब क्या? लेकिन इसीलिए प्रोविजन ये थोड़ा डिफरेंशिएट करना है आपको, यही समझना है। और ये चीज़ें जब समझ गए ना, तो एनालिसिस करना जब समझ गए, तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो किसी के हो, चाहे हिस्ट्री के हो, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी का साइंस, किसी के हो, ये एनालिसिस समझ के तो कोई क्वालिफाई करने से रोक नहीं सकता। इन्हीं चीज़ों को समझना है, डिफरेंस। बाकी तो जनरल सबको पता ही है, उतना आप जानते हैं, हमें पता है। सर, उपसभापति को ऐसे सिलेक्ट करें? उपसभा आपको नहीं पता? ये अभी लोकसभा है, राज्यसभा दोनों को ही हम बता देते हैं कि लोकसभा स्पीकर जो होता है, जब वो चुना जाता है, ये पढ़ाएंगे वैसे नेक्स्ट चैप्टर है इसका, फिर भी बता दे रहे हैं चूंकि क्वेश्चन अभी आया है। तो लोकसभा स्पीकर भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट बताता है। और लोकसभा स्पीकर जब चुना जाता है तो उनके साथ में एक पैनल चुना जाता है, वो डिप्टी स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्टी स्पीकर। उसमें डिपेंड करता है उस संसद के ऊपर कि कितने हमें पैनल चुनना है। तो जब आपने देखा होगा कभी 10-10, 12-12 घंटे का सेशन होता है लोकसभा, जो अब संसद टीवी है, तो वहाँ पे लगातार बैठना मुश्किल होता है, तो वो बदलते रहते हैं। तो वो पैनल पहले से ही सेलेक्ट होता है, वो चेंज करते हैं। इसी तरह राज्यसभा में भी एक पैनल होता है, वो उपसभापति का रोल टाइम टू टाइम चेयर करते रहते हैं। उसे ना इन चेयर दिक्कत है, इन चेयर ऑनरेबल सो एंड सो, ये पढ़ा करना है। सत्तापक्ष की मेंबर हो सकते हैं, अपोजिशन की भी हो सकते हैं। हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट हैं, देखिए दो चीज़ें हैं। हमेशा ऐसे के हाथ में अपने कोई भी लूप होल ऐसा नहीं देते, कल को ये बन जाए, जैसे कहते हैं ना कभी कभी डिक्टेटरशिप आ जाए, तो वो ज़्यादातर अपने सत्ता पक्ष के बनाते हैं, लेकिन विपक्ष के भी हो सकते हैं। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल डेमोक्रेसी होती। हम तो कह रहे हैं इलेक्शन बिल्कुल बंद कर दो, जो देश के जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, जैसे हम कहते हैं मनमोहन सिंह हैं, ठीक है, एक्सपर्ट हैं, डिफेंस के कोई एक्सपर्ट होंगे, होम मिनिस्टर कोई, उनकी सरकार बनने दो, क्यों ये सब खर्चा कर रहे हो? और जो पैसा इलेक्शन पे खर्चा हो रहा है उसके लिए फैक्ट्रियाँ बनाने दो, लिव एंड लेट लिव, है ना? तो एक ऐसी सरकार चुने, और यही था इसका मकसद। लेकिन पार्टी जो बन गई, अपना अपना एजेंडा किस तरह से सेट कर रहे हैं, वो समस्या आ रही है। समझ में आया क्या हुआ? ज़्यादा डिस्कशन समझ में नहीं आ रहा है? समझ? तो इस दौरान जो भी राष्ट्रपति हैं उनके लिए भी वेतन सीजीआई का हमने बता ही दिया, ये सब पॉइंट कवर किए हुए हैं। आगे लिखिए एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, अगर मृत्यु के कारण, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण अगर सीट खाली होती है, ये पॉइंट अभी नहीं बताया। अभी तक क्या पॉइंट था कि बाहर गए हैं, विदेश गए हैं, बीमार है, बट ही इज अवेलेबल ना, वन वे और अदर ही इज अवेलेबल। लेकिन मृत्यु हो जाती है, ऐसे केस में क्या है, क्या उपराष्ट्रपति या सीजीआई वो रहेगा? तो इसका यह है कि यदि मृत्यु हो जाती है तो विद इन 6 मंथ्स
प्रेसिडेंट का चुनाव होगा और वो राष्ट्रपति भी 5 साल के लिए होगा, बचे हुए टेन्योर के लिए नहीं होगा। कितने होगा? 5 इयर्स के लिए। ये नोट कर लीजिए। अब इसमें एक चीज और बता दें, ये जो राष्ट्रपति और इससे सबसे संबंधित जो आर्टिकल है वो लिख लीजिए। आर्टिकल नंबर 52 to 78 है। आर्टिकल नंबर 52 52 से लेके 78 तक, ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है ये समझ गए, रिक्तता होगी तो ठीक। एक और लिखिए पॉइंट इसमें, कि जो प्रेसिडेंट के जाने के बाद उपराष्ट्रपति होगा या प्रेसिडेंट की मृत्यु के बाद वो पोस्ट खाली नहीं रख सकते। आपने देखा होगा कभी कभी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर एक्सपायरी हो, राजीव गांधी हो या इंदिरा गांधी रही हो, या 2-3 राष्ट्रपति ऑन सीट गए हैं, जाकिर हुसैन जैसे, तो ऐसे टाइम में आपको पता है, चाहे पता हो कि एक्सपायर कर गए हैं, बट अनटिल एंड अनलेस सेकेंड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इज नॉट सेलेक्टेड, इलेक्टेड नहीं कर रहे, नॉट सेलेक्टेड, ही इज नॉट डिक्लेयर्ड दैट ही इज डाइड हो गया। मतलब ये डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक दूसरा चुन नहीं सकते। राष्ट्रपति के केस में ये है कि उपराष्ट्रपति को तुरंत नियुक्त करते हैं, अगर वो एक्सपायर कर जाते हैं देन ही इज ऑफिशियली डिक्लेयरिंग, तब अनाउंस होता है। ये ध्यान रखना है, जब तक हाँ जब तक हो डिक्लेयर। क्यों? क्योंकि हम अपने देश के राजा रक्षक या उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि हम बिना शासक के हैं। उसका कारण एक और है, अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो आर्मी नेवी एयरफोर्स को इसका कमांडर, सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट कहलाता है। वो कंट्रोल कौन करेगा अगर कुछ अराजकता फैल जाती है, जैसे 1984 में फैल गई थी प्राइम मिनिस्टर को लेके इंदिरा गांधी को। ऐसे टाइम में हु विल ऑर्डर फॉर आर्मी, हु विल ऑर्डर फॉर सीआरपीएफ या रैपिड एक्शन फोर्स का ऑर्डर कौन करेगा जब सीट खाली है? गॉट इट? ये लॉजिक बता रहा हूँ आपको। क्यों? तो भले ही वो एक्सपायर कर जाए, लेकिन जब तक टेम्पोररी किसी को भी नियुक्त करते हैं, क्योंकि वो आदेश दे सकता है, उसके आदेश से ही न्यूज जाएगी। जो फॉरेन में न्यूज जाएगी कौन भेजेगा? दूसरे देशों से। बहुत पॉइंट है, बहुत डीपली ऑर्डर भी हैं। अगर उनका नेक्स्ट डे डेड बॉडी जाती है तो उसकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। फॉरेन के मैटर्स होते हैं और बहुत सी कुछ रिलेटेड चीज़ें होती हैं। उन सब की वजह से जब तक जिस पोस्ट के एक्सपायर किया, जो प्राइम मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गई, हमने बताया था, मंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गई, तो तब तक जब तक। अच्छा, अगर मंत्री है तो मंत्री के केस में क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर कैन टेक ओवर, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, मंत्रियों का प्रधान है। जैसे यहाँ पे मुख्यमंत्री मंत्रियों के मुखिया हैं, लाइक दैट इट इज मेड। जैसे प्रेसिडेंट माना भी राष्ट्रपति होता है, चेयरमैन माना भी राष्ट्रपति होता नहीं होता है। एक और मैंने कभी कभी इंग्लिश में बताता हूँ कि अगर लेडी है तो चेयरपर्सन कहलाती है, ना कि वो चेयरमैन। इस तरह से अगला है राष्ट्रपति के चुनाव, बड़े इंपॉर्टेंट, जो कि थोड़ा सा टिपिकल भी है। इसे थोड़ा सा समझना है आपको कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है किसी का सपना क्या? क्यों? सपना देखने में क्या पैसे लगते हैं? देखो उसमें है, क्यों नहीं हो सकता? मतलब क्या है, डिजर्व नहीं करती हो या अभी बोले अभी 35 साल के नहीं हुए, ऐसा क्या सपना? ये चीज़ नहीं, क्यों नहीं हो सकता? बन सकते हैं। यहाँ पर मुर्मू ने खुद नहीं सोचा था कि हम बन जाएंगे, खुद कहती है। ये जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी नहीं सोचा था। वो तो जब बरसात आ जाती थी तो हम ऐसे खड़े हो जाते थे। इंटेलेक्चुअल आदमी IAS के हो गए, भेज दो कैसे? नहीं तो सपोर्ट तो वही तो हम बताएंगे कौन सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, नंबर 1। फार्मूला बाद में बताएंगे। मीन्स द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा।
ये होते हैं इसमें इलेक्टेड मेंबर। अब जैसे नॉमिनेटेड होते हैं 12 मेंबर राज्यसभा में, वो नहीं, केवल इलेक्टेड। या लोकसभा में भी पहले होते थे 2019 तक एंग्लो इंडियन, तो इलेक्टेड है केवल, जो नॉमिनेटेड नहीं। जो नॉमिनेटेड है वो प्रेसिडेंट के लिए है, हाँ वो सब मनोनीत, ठीक। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधान मंडलों के, एक्चुअली विधान मंडल नहीं, विधानसभा होना चाहिए, क्योंकि सब वहाँ तो होते ही सब नॉमिनेटेड है। तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स, एमएलए। इसमें एक बात बताइए, राष्ट्रपति का चुनाव होना है, लोकसभा राज्यसभा हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये विधानसभा का रखा क्यों है? मैंने इसलिए पॉइंट बताया कि रखा क्यों, विधानसभा का क्यों होना जरूरी है। आपको लगता है कि विधानसभा के मेंबर नहीं होंगे तो राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा, क्योंकि वो भी तो आपने चुना है एमपी के लिए, ऐसा क्यों? स्टेट की भागीदारी, उसमें पार्टी सही जा रहे हैं, बताइए। जी, स्टेट का भी प्रतिनिधित्व। हाँ, ये एग्जैक्ट वर्डिंग है कि राज्यों को लगे कि हम, उन्हें जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें लगे कि हमारा भी प्रतिनिधि है, वो हमारे भी प्रतिनिधि हैं। जैसे होता है ना, कभी मंत्री जी जा रहे हैं और नमस्ते करिए, बोले हाँ ठीक है सब, बोले अब जानते हैं। दरोगा जी जा रहे हैं, उन्होंने नमस्ते ले ली, बोले चिंता की बात नहीं, जानते हैं। वैसे ज़्यादा और बहुत से एग्जाम्पल हैं, बट बिकॉज इट इज़ एकेडमिक सेशन, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन मच डिटेल्स। तो ये रहता है कि उन्हें फील हो कि हमारे भी राष्ट्रपति और हमारा भी प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए भी है। तीसरा, राज्यों से राज्यसभा में जाते हैं तो उन्हें लगता है कि केंद्र में हमारे लोग हैं वहाँ पर। तीसरा है इसका पॉइंट कि केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली व पांडिचेरी, ये भी दिल्ली व पांडिचेरी के जो सदस्य हैं विधानसभा के निर्वाचित, वो भी केवल दिल्ली और पांडिचेरी, यहाँ के सदस्य भी उसमें वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। तीनों पॉइंट समझ गए, बड़ा माइंड में रखना है। अब लिखिए, अगला है कि इसका जो सिलेक्शन होता है वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसका एक फॉर्मूला होता है। बताइए किसे मालूम है फॉर्मूला? ये सब जनरल पॉइंट है। हाँ, कितना होता है देखिए, एक फॉर्मूला है। पहले एमपी का बताएं, एमएलए का, दोनों से होता है ना। चलिए एमएलए का बताते हैं फिर। लिखिए, अरे नहीं फॉर्मूला बता रहे हैं कैसे। लिखिए, अरे नहीं वो सब रटे हुए भूल जाइए, डिलीट करो माइंड से, रविट आउट। देखिए फॉर्मूला, एमएलए की लिख देते हैं, विधानसभा के हैं। किसका बताएं? विधानसभा। हाँ, पहले किसका बताएं? दोनों का तो बताएंगे। विधानसभा का थोड़ा शुरू करते हैं। विधानसभा के सदस्यों की जगह सदस्य होना चाहिए। ये सेंटेंस मिटता नहीं, इसे सदस्य कर देना, ठीक है। सदस्य के कुल मत, इसका हम बता देते हैं क्या होता है। एक फॉर्मूला है, एमएलए तो एक है आपका, लेकिन उसके वोट होते हैं, वैल्यू ऑफ वोट होता है। एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितना है वो निकालना है। अब यहाँ पे 403 एमएलए हैं, कहीं कुछ हैं, कभी अलग अलग नंबर हैं अलग अलग स्टेट में। तो हर एक स्टेट के एमएलए की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की
वोट वैल्यू होती है। कितनी होती है? वोट वैल्यू। अच्छा, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है वहाँ की जनसंख्या के ऊपर। तो इसका फॉर्मूला क्या है? वोट वैल्यू का क्या है? देखिए, नंबर 1 राज्य की जनसंख्या, मीन्स ये इंग्लिश में लिख दिया जाए, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ठीक, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाई राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। क्या? अच्छा, हिंदी में बता दे रहे हैं। राज्य देखिए, राज्य की जनसंख्या, स्टेट पॉपुलेशन। दूसरा है नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, राज्य के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या डिवाइडेड बाई 1000। ये अभी यहीं पे रट लीजिए आप लोग, कंफ्यूजन। अब हम बात करें उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या है वो, और नीचे जो निर्वाचित सदस्य हैं कितने? 403 डिवाइडेड बाई 1000। जितनी वैल्यू आएगी हो जाएगा। अब जैसे अभी है, अभी इलेक्शन 18 तारीख को है, जनसंख्या कौन सी देंगे? जबकि 21 में हो जाना चाहिए थी जनसंख्या, 2011 में हुआ था। प्रॉब्लम है नहीं है? अब तक हो जाना चाहिए थी इसीलिए, लेकिन अब हमें कौन सी लेना पड़ेगी? 2011 की। इससे क्या होगा? वोट वैल्यू कम हो जाएगी। यूपी की भी, सब जगह की वोट वैल्यू कम होगी। ये उसी तरह से हो गया कि साधारण बहुमत जो होता है कि भले ही 2/3 सदस्य ना हो, जितने अवेलेबल है उनकी मेजॉरिटी और बिल पास, साधारण बहुमत में। तो ये हो गया एमएलए का वैल्यू। पढ़ लीजिए आप लोग एक बार और रट लीजिए इसे। चलिए, अगला है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मीन संसद सदस्य। संसद सदस्य की मत, क्या कहते हैं? मतों की संख्या। इसकी क्या होता है? द वोट वैल्यू ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये है इंग्लिश में। ठीक है, संसद सदस्य के मतों की संख्या, कितने मत माने जाएंगे उसके। बोले किसकी मत मार जाएगी? मत भी अलग ही एक शब्द है। जैसे मतदान करो, बोले मतदान करो। वोटिंग से सर, इंग्लिश में वोटिंग। हाँ, इसलिए मैंने कुछ वर्ड्स ना अपनी बुक में दोनों बुक में इंग्लिश के कुछ शब्द ऐड किए हैं। इतनी प्रैक्टिस होना भी चाहिए। हिंदी में भी ऐड किए हैं कुछ शब्द, है हिंदी लेकिन लिखी इंग्लिश में कुछ शब्द है, वो जरूरी भी थी तो मुझे लगता है। इनकी क्या लिख लीजिए इसका फॉर्मूला, समस्त, इसमें लिखिए आप, लिख लीजिए फिर मैं बताता हूँ। समस्त राज्यों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों के प्राप्त लंबा, ये लिखिए, मैं इंग्लिश में बता दूंगा, पहले हिंदी में नोट कर लीजिए। संसद के सदस्य के मतों की संख्या है समस्त राज्यों के विधानसभाओं, समस्त का मतलब टोटल लिखना वहां पे इंग्लिश में, समस्त राज्यों के विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त कुल मत, ऐसे ही समझो, समस्त राज्यों के मतलब टोटल स्टेट्स जितने भी हैं इंक्लूडिंग पौंडीचेरी एंड दिल्ली, समस्त राज्यों के विधानसभाओं के मीन्स जो एमएलसीज नहीं, मेंबर केवल एमएलए के समस्त सदस्यों को प्राप्त कुल मत, वो कहाँ से निकलेंगे? पहले वाले फार्मूले से कि जितने एक एमएलए के वोट थे, हमारे यहाँ के मान लो जैसे आप कह रहे 700 कुछ हैं,
कहीं पे 200 हैं, कहीं 250 हैं, इन सब मतों को जितने एमएलए हैं सबको जोड़ लो, वो ऊपर रखना है। गॉट इट? क्या है कि जितने भी हमने जो प्रीवियस फार्मूला लिया था एमएलए का, विधानसभाओं का, एक विधानसभा के सदस्य की मत वैल्यू, तो उसके लिए लिखिए यूपी का इतना है, महाराष्ट्र का इतना है, बिहार का इतना है, आंध्रा और जो भी जब सब स्टेट का, उसकी मत वैल्यू जितनी आ रही है। अब उसमें कैसे आएगी मत वैल्यू? एक का आ गया, जितने एमएलए हैं निर्वाचित उसे मल्टीप्लाई करो, फिर इन सबको एडिशन कर दो। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, यूपी का लेते हैं, कितने स्टेट हैं? 28। हमने कहा कि यूपी के एक सदस्य की वैल्यू कैसे निकली थी? जनसंख्या प्लस नीचे टोटल है, ठीक है, टोटल एमएलए जो इलेक्टेड है 403 डिवाइडेड बाई 1000, कुछ वैल्यू आएगी उसकी। असल में वो बता देंगे, कर पाऊंगा वो भी स्टेट करके 4 दिन में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसके लिए ही 4। बात सही है गलत है? लेकिन वो ये कहा गया है कि चेक होगा किस दिन वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो सुन लीजिए, इतना एमएलए समझ गए? एमएलए की वैल्यू निकालना समझ गए आप? एमएलए की वैल्यू जनसंख्या नीचे टोटल एमएलए डिवाइड बाई 1000। मान लो वो कितनी आई? यूपी की आई मान लो 700 कुछ, 724 आई। ऐसे इसी तरह से हमने कहाँ कहाँ का निकाला? मध्य प्रदेश का निकाला, या मध्य प्रदेश का 624 आया, कहीं का 421 आया, कहीं का 221 आया, और 28 स्टेट ऐसे कौन से हो गए? 28 स्टेट हो गए। सही है? अब इनका हुआ 424। अब यहाँ पे हम यूपी की बात कर रहे थे, एमपी की बात कर रहे थे, यहाँ पे बिहार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे गोवा की, उसकी दिल्ली की बात कर रहे हैं, ठीक। अब इनके, अब हमें ये पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ, इसीलिए आपको कहते हैं कि हर स्टेट की कितनी एमपी की सीटें, कितने एमएलए की आपको रटी होना चाहिए। आपको तो पार्टियां भी नहीं पता, तमिलनाडु में किस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं नहीं पता हैं? डीएमके, मतलब नाम क्यों नहीं पता? डीएमके खाली पढ़ लिया। डीएमके मतलब कौन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दो पार्टियां हैं, डीएमके और एआईडीएमके। नाम बताओ। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, क्या है? द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। तमिलनाडु का मतलब तमिलों का देश, नाडुआनी देश। द्राविड़ एक्चुअली थे, एक्चुअली यहाँ तक द्राविड़ फैले हुए थे। हम लोग तो मिडिल ईस्ट एशिया से आए हुए हैं, हम लोगों ने उधर भेज दिया उन्हें सबको, इधर एक्सपेंड करते करते। रीड द एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये सब, अब इनकी एमएलए की वैल्यू जैसे यहाँ पर 403 है, ठीक है, कहीं 200 कुछ है, कहीं 300 है, इन सबको मल्टीप्लाई करके जो वोट वैल्यू आएगी इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे एमएलए का। समझ में आ रहा है? नहीं? अब फिर कहोगे समझ में नहीं आया, आप अब पता नहीं बैग के लिए लड़ रही हो क्या कर रही हो, नहीं आया समझ में? यहाँ नहीं सुना, एक बार और रिपीट करते हैं। हमने कहा एमएलए, क्योंकि ये समझाना बहुत जरूरी है। हमने कहा एक एमएलए की वैल्यू यूपी के कितना है, सही। हमने कहा एमपी के एमएलए की वैल्यू कितना है, महाराष्ट्र के कितना है, राजस्थान के कितना है, मिजोरम कितना है, मणिपुर कितना है, उसकी वैल्यू निकाली है। और उसका फिर वोट वैल्यू, वो कितने वोट के बराबर है। अच्छा, वोट वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? चलो इसी पे सवाल। क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले 1 लाख के ऊपर एक एमएलए चुना जाता था। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी, अभी 4-4, 5-5 लाख के ऊपर एक एमपी चुना जाता। पहले 5 लाख के ऊपर एक एमपी चुना जाता, तो 10, 12, 15 लाख तक है कहीं कहीं, सही है। तो एक्चुअली होना ये चाहिए कि 1 लाख या 5 लाख जो फिक्स है उससे मल्टीप्लाई करो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने क्या किया है? वोट वैल्यू का एक फॉर्मूला निकाला है। क्या? कि टोटल जनसंख्या कितनी है, वोट दिया हो या नहीं दिया हो, रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं ना स्टेट के लिए, टोटल जनसंख्या कितनी है और टोटल सीट्स कितनी है एमएलए की, वो डिवाइड कर दी 1000 से। इतना आया समझ में? टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिवाइडेड बाई 1000, इसलिए 1/1000 कर दो।
अब इससे क्या होगा, हमने क्या है, किसका फॉर्मूला, मैथमेटिक्स वाले, ये एक एमएलए के वोट का, ये हमने कैलकुलेट करके जब किया तो यूपी के एमएलए की वैल्यू आई 724 सपोज। आगे अब हमें आगे मत बढ़िए, एक एमएलए की वैल्यू आ गई, हमारे पास एमएलए कितने हैं 403 और एक एमएलए की वैल्यू इतनी है, तो टोटल कितने हो गए, इतने, एक एमएलए की वैल्यू, ये वो भी कहां के, यूपी के। दूसरा हमने निकाला एमपी के, एमपी के मान लो सीट है कितनी, एमपी का कितना हो गया, यहां की मान लो सीट है कितनी 282 और 624 जो भी आई यहां पे, समझ में आया ये। इसी तरह हमारे पास स्टेट है 28, पौंडीचेरी और वो भी है दिल्ली, पौंडीचेरी और दिल्ली भी है। इन सब की वोट वैल्यू जो भी आएगी, वोट वैल्यू वोट वैल्यू ऑफ टोटल स्टेट जो भी आएगी, इसकी पहली वाली लाइन क्या लिखवाई थी हम, देखिए, समस्त राज्यों के विधानसभाओं के समस्त सदस्यों के प्राप्त कुल मत, यही तो लिखवाया था हमने। पहला सेंटेंस क्लियर, अभी कोई नहीं, अभी कर देना, डाउट हो तो बता देना, क्लियर हुआ, किसे नहीं हुआ, लास्ट बेंच नॉट क्लियर बिकॉज ऑफ इंग्लिश मीडियम, ओके है, इंग्लिश में है। अच्छा, हमने बताया था कि एक एमएलए समझती हो, जैसे सुरेश खन्ना जी हैं, चेतराम हैं, सलोनी कुशवाहा हैं, सबको जानती होगे। कौन सी विधानसभा से हो, जलालाबाद, जलालाबाद के हरिप्रकाश वर्मा, मालूम था नहीं, वो अपने पूरे क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्हें एमपी, अभी इलेक्शन है 18 तारीख को, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालना है, कितने भी उन्हें वोट मिले हो, लेकिन सरकार ने एक फार्मूला निकाला है कि एक एमएलए के वोट कितना होना चाहिए, भले ही उन्हें वोट कितने भी मिले हों। तो फार्मूला ये निकाला है कि यूपी के हर एक एमएलए का, क्योंकि विधानसभा हो गई ना वहाँ पे जाके, तो एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी है, उसके लिए वोट वैल्यू क्यों, कि इतने बड़े राज्य को प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उसका पावर होगी ना, वैल्यू किसकी। और डेमोक्रेसी में वैल्यू किसकी नापी जाती है, वजन से थोड़ी, किससे, वोट से। ऐसा नहीं है हल्का हो या भारी 10 रुपये सवारी, नॉट इन दैट वे। तो यहाँ पे वोट वैल्यू कैसे हमने निकाला था, उसकी ये थी कि टोटल पॉपुलेशन, टोटल जनसंख्या जितनी है वो एक एमएलए की मत की वैल्यू क्या है, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट, चाहे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कुछ भी हो, डिवाइडेड बाई वहाँ के विधानसभा के सदस्य कितने हैं, क्योंकि चुने हुए सदस्य कितने होते हैं वो विधानसभा में ही होते हैं, विधान परिषद में नहीं होते हैं, जबकि 6 विधान परिषदें हैं हमारे यहाँ पर। लेकिन टोटल वैल्यू क्या होगा, टोटल जनसंख्या उस स्टेट की और डिवाइडेड बाई टोटल एमएलए विधानसभा के। जिस प्रदेश की हमें वैल्यू निकालना है उस प्रदेश के हम एमएलए गिनेंगे और उस राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाई 1000, ये आपको याद रखना है। अब उसकी वैल्यू कहीं की 400 आएगी, कहीं 500, 600 या समथिंग लाइक दैट, प्लस माइनस। तो हमने मान के चला कि यूपी की वैल्यू 784 आई, हरिप्रकाश वर्मा की वैल्यू हो गई एक वोट की प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 724 आपके एमएलए की। इसी तरह जितने भी एमएलए सबकी वैल्यू इतनी ही रहेगी यूपी के। समझ में आया ये क्या? इसी तरह हमने क्या किया, एमपी में भी एमएलए होंगे, एमपी मतलब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसलिए बिहार कर दिए थे। चलो इसलिए बिहार,
बिहार में भी लोग रहते हैं तो जनसंख्या भी होगी, डिवाइडेड बाई वहाँ विधानसभा है तो कुछ सदस्य भी होंगे, तो टोटल जनसंख्या को उनसे भी डिवाइड कर देते हैं और डिवाइडेड बाई 1000 ऑल्सो, बिहार की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बिहार की हमने निकाल ली मान लो 421, मध्य प्रदेश की निकाल ली, ऐसे ही सभी स्टेट की निकाल ली इंक्लूडिंग पौंडीचेरी एंड दिल्ली। सही है, इन सबको जोड़ लो। कैसे जोड़ोगी? एक एमएलए की वैल्यू निकालिए ना, तो जितने एमएलए उन्हें डिवाइड कर दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तब आ जाएगा। तो टोटल जितने वोट हैं वो ऊपर लिख दो। ये अब अगला स्टेप है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य के लिए। टोटल वैल्यू जो आई सभी स्टेट्स के एमएलए के वोट्स की। नहीं समझे अभी भी? आप नहीं समझे तो बहुत मुश्किल है। आप लोग सलाह करके आए थे, एक कोने से मैं पूछूंगा, एक कोने से मैं पूछूंगी, अब बस चलो तब देखते हैं एनर्जी कितनी है। बताया था ना, इधर मुँह करके 4 बजे पहुँचे घर पे और सुबह से हम ड्यूटी करके भी आए और अभी देख लो एनर्जी फिर भी है, 2-3 दिन से सोई नहीं है, दिल्ली थे। और आपके लिए पूरा करोड़ बाग पूरा घूम का है, सब मटेरियल मिल जाएगा आपको घर में, चिंता मत करो। दृष्टि वृष्टि है, हम तो फोटो जहाँ जहाँ गए सब दृष्टि और विजन सब जगह घूमता है, सब बात करता है। जो भी इसलिए कहा मैंने कि जस्ट सेलेक्ट द सब्जेक्ट ऑप्शनल, एवरीथिंग इज अवेलेबल, सब कुछ है, वीडियो सब, जो लाखों के हैं वो हजारों नहीं सैकड़ों में है, सब कुछ मिल जाएगा। डिवाइडेड बाई संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, जैसे हमने एमएलए का किया था, यहाँ पर सिर्फ अंतर ये है कि वहाँ पे हमने पॉपुलेशन ली थी स्टेट की, यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि पूरा देश है हमारा, इसलिए हर एक प्रदेश के एमएलए की कुल मतों की संख्या हमने ली है, क्योंकि यहाँ पूरे एमपी की उसकी बात है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। ये सब होगा, नीचे क्या होगा? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। व्हाट इट? अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एमपी की, एमपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो भी इसका होगा। एमपी कितने हैं? 500। हमें लगता है ये वन वे चल रहा है, वन वे समझ रहे हो? हम ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। आप आईएएस बनने जा रहे हो and you are not knowing how many seats are there in parliament, in Lok Sabha। हमें नहीं, अब 1-2 ने बता दिया तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, ये तो 1-2 तो बता ही देंगे, गलत बताएंगे 3 बताएंगे, सिर्फ 3-4 लोग गलत बता देंगे, फिर तो सही आ ही जाएगा। बट मैटर इज़ नॉट दिस एक्चुअली, दैट्स वाई मैं कभी कभी लगता है कि आई शुड गिव वेरी गुड लेक्चर टू यू, बॉम्बार्डमेंट विदाउट यूट्यूब। अब से सोच लो आप, देखिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपको लगता है कि यू कैन डू तो आप कोशिश करो। मैं कह रहा हूँ 100% मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट रहेगी। विल नॉट थिंक ऑल्सो कि हाँ मैं कितनी सपोर्ट कर सकता हूँ, सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको थोड़ा, अगर मैं कहूँगा कि मैं 2 कदम बढ़ने को तैयार हूँ तो 1 कदम आपको बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप, हम तो कह रहे हैं सेशन रखिए, किसी दिन ओपन सेशन रखिए, आई लेट यू नो, ये बेसिक चीज़ें भी बता देंगे आपको, लेकिन आपकी तरफ से इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। आई नो यू आर टेकिंग इनिशिएटिव, दैट्स वाई यू आर सिटिंग हियर इन दिस हॉट क्लाइमेट। ऐसा नहीं है, लेकिन हम बताएंगे ना धीरे धीरे। बेसिक चीज़ तो पता हो, पेपर पढ़ा करो कि कितनी सीटें हम यहाँ पे लेकर, आई डोंट नो व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, आपने 1 एमपी चुन दिया, 1 ही होगा, ऐसा नहीं है। टोटल 550 तक, 552 तक हो सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट है। 550 थे, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन अभी हटा दिए हैं, 545 सीट्स थी हमारी और अभी 543 हैं। ठीक है, आई शुड नॉट रिपीट इट अगेन। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमने बता दिया आपके माइंड में तुरंत की तुरंत बैठ जाना चाहिए। गॉट इट? ये बेसिक चीज़ें हैं और इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन फ्रेम होंगे।
मैंने कहा था 552 तक हो सकती है, लेकिन रिकॉर्ड में 550 है, अभी 545 है, 543 है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन 2019 से समाप्त हो गया है। हाँ ठीक, 552 तक हो सकती है। ये हुआ आपका ठीक। अब ये क्लियर। अब कितना आ जाएगा हमें एक बोट की कीमत? वैसे हम लिख के लाए थे फिगर, लेकिन फिगर में अगर जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। अब एक और है कि न्यू कोटा कितना है। एक और फॉर्मूला लिखिए, न्यूनतम बोट्स, ये कल ये लंबा हो जाएगा। क्या टाइम हो गया ये बताइए? 4 बजे, बहुत लंबा हो। ये फॉर्मूला फिर इसमें डाउट हो बताओ, पूछिए। इसमें अभी तक जो पढ़ाया हुआ है देखिए, आप रिपीट करिए। नहीं ये देखिए, और थ्योरेटिकल पार्ट जरूर पढ़िएगा इसका, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। रही बात पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट के बारे में 2 चीज़ें, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। 4th क्लास में हो जाएगा कंप्लीट लगता है? हो जाएगा हैं? आगे हो जाए तो क्या है, आगे मैंने काफी लेक्चर अभी आ गए। हाँ बस मैनेज तो कर देंगे, वो तो हम हो जाएंगे। चलिए कमिंग टू, ये बताइए आप, मैं बताता रहूँ अगर आपको रियली कहाँ है